to you by Himalaya Pure Herbs. वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। तारीख 10 दिसंबर है, वक्त दोपहर 2 बजे से, जगह विंध्यवासिनी पार्क या वी पार्क और शहर निराला, अद्भुत, प्रेमी शहर गोरखपुर। मिलने मिलाने की बात खत्म, अब चलते हैं आगे। एक लड़का था, यूनिवर्सिटी के दिनों में उसे कोकीन की लत लगी। कुछ समय बाद उसे लाभ हानि समझ आई, उसने ड्रग्स छोड़ दिया, लेकिन जो टैग जुड़ चुका था वो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। कई बरस बाद वो लड़का अपने मुल्क का प्रधानमंत्री बना। फिर उसने ड्रग्स के खिलाफ जंग शुरू की, कसम खाई कि अपने देश से ड्रग्स का नामो निशान मिटा दूंगा। यहां पर आता है एक मुहावरा, चिराग तले अंधेरा। प्रधानमंत्री देश भर में ड्रग्स को बंद करने की मुहिम चलाता रहा, इधर उसके दफ्तर में नशे का निशान मिल गया। कहानी ब्रिटेन की है, जानेंगे पूरा मामला क्या है और आगे क्या होगा। ब्रिटेन के बाद हम चलेंगे फ्रांस, जहां डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले हैं। आपने ठीक सुना, अगले साल अप्रैल में फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। इसमें कैंडिडेट के लक्षण ट्रंप से मेल खाते हैं, इतने मेल कि उसे फ्रांस का डोनाल्ड ट्रंप कहा जा रहा है। वो कौन है और फ्रेंच जनता उसके बारे में क्या सोचती है, ये बताएंगे। और अंत में बताएंगे आज के दिन विदेशी मीडिया में क्या छप रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। तारीख 6 दिसंबर 2021, ब्रिटिश सरकार ने नशाखोरी से निपटने के लिए अगले 10 साल का प्लान पेश किया। इसके तहत कई नए नियम लाए गए हैं। क्या क्या? अब मिडिल क्लास ड्रग यूजर्स से पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस छीना जा सकता है। पुलिस ड्रग डीलर्स के फोन को खंगाल सकेगी। इसके जरिए खरीदारों का पता लगाया जाएगा और उन्हें लत छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ड्रग गैंग्स को ध्वस्त करने के लिए नए सिरे से अभियान चलाया जाएगा। ड्रग्स की सप्लाई लाइंस पर चोट पहुंचाई जाएगी। नशे के लती लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए निवेश बढ़ाया जाएगा, आदि आदि। कुल जमा बात की कि सरकार क्रैकडाउन के मूड में है। ब्रिटेन लंबे समय से नशे की गिरफ्त में है। यहां 9 में से 1 व्यक्ति कोकीन का इस्तेमाल करता है। सरकार के कई मंत्री और बड़े अधिकारी कोकीन का इस्तेमाल करने की बात स्वीकार चुके हैं। हर हफ्ते ब्रिटेन में करोड़ों डॉलर्स की कीमत के अवैध ड्रग्स पकड़े जाने की खबरें आती हैं, लेकिन इस पर पूर्ण रोक अभी तक नहीं लग सकी है। 2020 में ड्रग्स के चलते ब्रिटेन में 4500 से अधिक लोगों की मौत हुई। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा 3 लाख से अधिक लूटपाट और डकैती के आरोपी ड्रग एडिक्ट थे। आधे से अधिक हत्या के मामलों में ड्रग एडिक्ट का नाम सामने आया। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार हर साल ड्रग्स से जुड़े अपराधों के चलते 1,80,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। सरकार 10 वर्षीय प्लान के जरिए नुकसानों को कम करने की कोशिश कर रही है। उसे उम्मीद है कि वो ड्रग्स से होने वाली मौतों को रोकने में कामयाब होगी। साथ ही नशे के शिकार लोगों को मुख्यधारा की जिंदगी में लाया जाएगा। एक तरफ ब्रिटेन सरकार बड़े बड़े प्लान बना रही है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पुलिस वाली ड्रेस पहनकर मिशन को समर्थन दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार के अपने घर में पलीता लगा है। लंदन के वेस्टमिंस्टर पैलेस में ब्रिटेन की संसद के दोनों सदन हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। वहां रूटीन बेसिस पर ड्रग्स की पड़ताल चलती रहती है। संडे टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटिश संसद में 1 दर्जन से अधिक जगहों पर ड्रग्स के निशान मिले हैं। इनमें से 11 जगहों पर कोकीन का निशान मिला है। ब्रिटेन ने कोकीन को लिस्ट ए ड्रग की कैटेगरी में रखा है। इसको मेडिकल इस्तेमाल की वैधता मिली हुई है, लेकिन अवैध इस्तेमाल पर 7 साल तक की जेल या असीमित जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। अगर कोई कोकीन की सप्लाई या प्रोडक्शन के मामले में पकड़ा जाता है तो उसे उम्र भर के लिए कैद की सजा हो सकती है। इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में कोकीन पाए जाने का मामला संगीन है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये निशान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, गृह मंत्री प्रीति पटेल और विपक्षी नेताओं के दफ्तर से सटे बाथरूम से भी मिले हैं। कोई पीछे नहीं रहना चाहता। रिपोर्ट छपने के बाद क्या हो रहा है? हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर लिंडसे हॉयल ने कहा है कि आगे की जांच लंदन पुलिस को सौंपी जाएगी। अभी ये पता नहीं चल सका है कि संसद के अंदर कौन कोकीन ले रहा है। ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ब्रिटिश संसद में कोकीन का चलन आम है। संसद कवर करने वाले पत्रकारों ने इस दावे की पुष्टि की है।
ये खुलासा बोरिस जॉनसन के लिए दोहरी चुनौती लेकर आया है। एक तरफ उन्हें अपने ड्रग विरोधी अभियान का बचाव करना है। 10 सालों का समय लंबा होता है, पता नहीं वो पीएम की कुर्सी पर बने रह पाएंगे भी या नहीं, इसलिए वो अच्छी विरासत छोड़कर जाना चाहेंगे। लेकिन इस राह में कांटे बहुत हैं। इसकी शुरुआत उनके दफ्तर से हो चुकी है। जनता को भरोसा दिलाने के लिए उन्हें सबसे पहले उसकी सफाई करनी होगी। अगर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए तो दोनों मोर्चों पर भारी नुकसान की आशंका है। ब्रिटेन के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं। अब चलते हैं फ्रांस। अप्रैल 2022 में फ्रांस में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होंगे। उससे पहले उम्मीदवारी को लेकर हंगामा शुरू हो चुका है। एक कैंडिडेट है एरिक ज़िमौर। ज़िमौर कट्टर दक्षिणपंथी हैं। 5 दिसंबर को उन्होंने पहली चुनावी रैली की। इस दौरान ज़िमौर ने आप्रवास पर रोक लगाने और टैक्स में कटौती का ऐलान किया। ज़िमौर ने अपनी पार्टी को रिकॉन्क्वेस्ट या पुनर्विजय का नाम दिया है। यूरोप में इस नाम को एक ऐतिहासिक घटना से जोड़कर देखा जा रहा है, जब ईसाइयों ने इबेरियन पेनिनसुला से मुस्लिमों को भगाया था। जानकारों का कहना है कि ज़िमौर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उनकी बातें और उनके क्रियाकलाप ट्रंप से मेल खाते हैं। दोनों का विजन एक ही है। 5 दिसंबर की रैली के दौरान एंटी रेसिज्म प्रोटेस्टर्स भी इकट्ठा हुए थे। वो ज़िमौर के विरोध में नारे लगा रहे थे। कुछ ने नस्ल भेदी विरोधी टी शर्ट्स भी पहने हुए थे। रैली से ठीक पहले ज़िमौर के समर्थकों के साथ उनकी लड़ाई भी हुई। इस झड़प में 5 लोग घायल भी हो गए। जब ज़िमौर मंच पर जा रहे थे तब उनके ऊपर हमला भी हुआ। एक आदमी ने उनका गला दबोच लिया था। पुलिस ने हमलावर को पकड़ लिया। हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। हमले के बावजूद ज़िमौर ने अपना भाषण पूरा किया। हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें 9 दिनों तक बेड रेस्ट करने के लिए कहा है। तो इन एरिक ज़िमौर की कहानी क्या है? उन्हें राष्ट्रपति पद का प्रबल दावेदार क्यों माना जा रहा है? एक बड़ा सवाल है। एरिक ज़िमौर का जन्म अगस्त 1958 में हुआ था। उन्होंने साइंस स्ट्रीम में पढ़ाई की। उसके बाद वो पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गए। ज़िमौर ने कई किताबें भी लिखी हैं। इनमें वो फ्रांस के पतन के लिए मुस्लिमों को जिम्मेदार बताते रहे हैं। 2011 और 2018 में 2 बार नस्ल भेद भड़काने के आरोप में उनके ऊपर जुर्माना भी लग चुका है। जहां तक विदेश नीति की बात है, ज़िमौर अमेरिका के बजाय रूस के साथ रिश्ते मजबूत करने की वकालत करते हैं। उन्होंने अपने भाषणों में बार बार विदेशियों को दी जाने वाली सब्सिडी बंद करने की बात कही है। फ्रांस में एक धड़ा ज़िमौर को बेहद पसंद करता है। चार्ली हेब्दो के दफ्तर पर हमला होया, 2015 में स्टेडियम में सुसाइड बॉम्बिंग, इस्लामिक आतंकवाद को लेकर उनकी राय बदली है। अक्टूबर 2020 में सैमुअल पैटी की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। पैटी ने कथित तौर पर अपनी क्लास में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाया था। उन्हें मारने वाला एक चेचेन मूल का मुस्लिम था। इसको लेकर पूरे फ्रांस में रैलियां हुई। पैटी के समर्थन में आम जनता और सरकार दोनों आई। फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यहां तक कहा कि इस्लाम में सुधार की जरूरत है। इस्लामिक देशों ने एक सुर में मैक्रों की आलोचना की। इसके बावजूद वो अपने बयान पर अडिग रहे। इसे आने वाले चुनाव से जोड़कर देखा गया। ज़िमौर अपने चाल और चरित्र दोनों में मुस्लिम विरोधी रहे हैं। उनका सपोर्ट बेस बढ़ता जा रहा है। फिलहाल तो वो मैक्रो को चुनौती देते नहीं दिख रहे, लेकिन जानकार मानते हैं कि आने वाले समय में वो इस स्थिति को पलट भी सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब हम चलते हैं सुर्खियों की तरफ, जानते हैं विदेशी मीडिया में किन खबरों ने हलचल मचाई हुई है। सबसे पहले अमेरिकी अखबारों की बात। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर मची भसड़ को पहले पन्ने पर जगह दी है। अखबार ने प्रिटोरिया के एक अस्पताल के रिसर्चर्स की रिपोर्ट छापी है। शुरुआती रिपोर्ट बताती है कि ओमिक्रॉन भले ही तेजी से फैल रहा हो, लेकिन इससे गंभीर बीमारी की आशंका कम है। रिसर्चर्स का दावा है कि बाकी वेरिएंट्स की तुलना में ओमिक्रॉन कम गंभीर है। शुरुआती दावे उम्मीद जगाते हैं, लेकिन ये लंबे समय में कितना सटीक होगा ये देखने वाली बात होगी। टाइम्स की एक रिपोर्ट श्रीलंका में ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ी है। रिपोर्ट का टाइटल है श्रीलंकास प्लंज इनटू ऑर्गेनिक फार्मिंग ब्रिंग डिजास्टर। श्रीलंका में जैविक खेती की वजह से आपदा का आगाज। कहानी कुछ यूं है। श्रीलंका सरकार ने किसानों को भरोसे में लिए बिना केमिकल फर्टिलाइजर्स पर बैन लगा दिया। किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया गया। यहाँ पर 2 बड़ी समस्याएं उभरी। पहली, जैविक खेती की लागत बहुत अधिक थी, और दूसरी, जैविक उत्पादों का उतना बड़ा बाजार अभी
नहीं बना है। इसके चलते खाने की चीज़ों की भारी कमी हो गई और इससे महंगाई बढ़ी सो अलग। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली बैठक को लेकर रिपोर्ट पब्लिश की है। बाइडेन ने 6 दिसंबर को यूरोपीय सहयोगियों से मुलाकात की। यूरोप में इन दिनों तनाव चल रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के हालात बने हुए हैं। दोनों तरफ की सीमा पर लाखों सैनिक तैनात हैं। आशंका है कि जनवरी 2022 तक पुतिन यूक्रेन पर हमला कर देंगे। इसको लेकर अमेरिका भी अड़ा हुआ है। उसने रूस को कहा है कि यूक्रेन में घुसने की गलती न करना, अगर ऐसा किया तो करारा जवाब मिलेगा। अमेरिका ने हमले की स्थिति में सेना उतारने की बात भी कही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि बाइडेन इस धमकी को पुतिन के सामने होने वाली बैठक में भी हूबहू पेश करेंगे। वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इसका टाइटल है इन इंडिया एज द वायरस अवेट्स अ हंगर क्राइसिस परसिस्ट। भारत में कोरोना कम होने के बावजूद भूख का संकट बढ़ रहा है। अक्टूबर 2021 में रिलीज हुए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 101वें स्थान पर पहुंच गया 116 देशों में। भारत सरकार इसकी गणना के पैरामीटर्स पर सवाल उठाती रही है। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने बीजिंग विंटर ओलंपिक्स पर खबर छापी है। अमेरिका ने 2022 की बीजिंग ओलंपिक्स का डिप्लोमेटिक बहिष्कार करने का ऐलान किया है। मतलब यह कि अमेरिका खिलाड़ियों को तो भेजेगा, लेकिन उसके अधिकारी इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। चीन इसको लेकर बेफरा हुआ है। पाकिस्तानी अखबारों में सियालकोट लिंचिंग का मामला छाया हुआ है। डॉन ने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री परवेज खट्टक के बयान की आलोचना की है। खट्टक ने सियालकोट लिंचिंग को लेकर कहा था कि जज्बे में लड़कों से गलती हो जाती है। हमने 6 दिसंबर की दुनियादारी में इस विषय पर विस्तार से बताया था। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ढाका ट्रिब्यून ने बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्री मुराद हसन के इस्तीफे को होम पेज पर जगह दी है। मुराद हसन का एक ऑडियो लीक हुआ था। इसमें वो महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बातें कर रहे थे। सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना हुई। इसके बाद उन्हें अपना इस्तीफा भी सौंपना पड़ा। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी इस उम्मीद के साथ विदा लेता हूं। शुक्रिया, शुभ रात्रि। जानने को यूपी का हाल, गोरखपुर आ रहा है लल्लन टॉप। 10 दिसंबर को जमेगा लल्लन टॉप अड्डा। यहां पर क्या होगा? लोकल टैलेंट को मिलेगा हुनर दिखाने का मौका। अगर आप में है कोई बात तो आइए लल्लन टॉप के साथ, भेजिए अपनी कलाकारी के सैंपल, हिंदी में कहें तो नमूने। हमारा पता है adda.lallantop@gmail.com। अगर हमारी टीम को आपका काम जमा तो मिलेगा आपके टैलेंट को तगड़ा वाला मंच, वीडियो बनेगा बोनस में, चलेगा लल्लन टॉप पर। आप भयानक मशहूर होने वाले हो, इसलिए डिटेल नोट कर लो। दिन शुक्रवार का है, तारीख 10 दिसंबर की, वक्त दोपहर के 2 बजे से, और वेन्यू जिसके साथ नत्थी होता है जलूल जलूल आना वाला बाल मनुहार। ये वेन्यू है गोरखपुर का विंध्यवासिनी पार्क, जिसको लोकल के लोग मोहब्बत से वी पार्क भी कहते हैं। तो अड्डे की तैयारी कर लो, हम आ रहे हैं, आप भी आओ, स्वागत है।